सवाल है कि क्या रूस परमाणु युद्ध की तैयारी कर रहा है? क्या नाटो से आर पार की लड़ाई का मूड बना चुके हैं पुतिन? ये सवाल इसीलिए क्योंकि जो खबर आई है वो चिंता बढ़ाने वाली है। सिर्फ यूक्रेन के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए डराने वाली ये खबर है। सोचिए, यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस क्यों बड़े पैमाने पर परमाणु हथियारों के साथ युद्धाभ्यास की तैयारी कर रहा है। दुनिया के अखबारों और वेबसाइट्स पर छपी इस खबर ने सबको हैरान कर दिया है। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन के इस फैसले ने हलचल बढ़ा दी है। सवाल उठ रहे हैं, क्या रूस परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है? क्या राष्ट्रपति पुतिन प्रलय लाने वाले एटम बम का बटन दबाने वाले हैं? सवाल यह भी है कि पुतिन के टारगेट पर कौन है? रूस के इस फैसले से बाइडेन क्यों बेचैन है? किसी भी प्रकार का युद्धाभ्यास अगर इस स्तर पे हो रहा है तो ये दुनिया के लिए चिंता की बात है। पूरे 11 टाइम जोन्स के अंदर रूस के अंदर इतना बड़ा न्यूक्लियर हमले को लेकर एक्सरसाइज करना ये एक बहुत गंभीर विषय है, गंभीर बात है। सात अक्टूबर को व्लादिमीर पुतिन का जन्मदिन है। वो 71 साल के हो जाएंगे। जन्मदिन के 4 दिन पहले यानी कि 3 अक्टूबर को रूस परमाणु हथियारों के साथ युद्धाभ्यास करने की शुरुआत करने वाला है। सवाल है कि क्या पुतिन अपने जन्मदिन पर महाविनाश का प्रण लेने वाले हैं? रूसी सेना हजारों परमाणु हथियारों के साथ अभ्यास करेगी। जमीन से लेकर समंदर तक शक्ति प्रदर्शन होगा। रूसी क्षेत्र में जितने सागर हैं, जहां जहां रूसी युद्धपोत तैनात हैं, वहां पर रूस अपनी ताकत को परखेगा। रूस परमाणु हथियार औरों के ऊपर आक्रमण करने के लिए नहीं है, पर ये इसलिए कर रहे हैं कि ये देखने के लिए कि उनका अपना देश कितना तैयार है। अगर इनके ऊपर परमाणु अटैक होगा तो उसके लिए क्या तैयारी है रूस में, वो ये देखना चाहते हैं। यूक्रेन को क्रीमिया जिताने के लिए ब्रिटेन और अमेरिका ने लॉन्ग रेंज मिसाइलें दी हैं। ब्रिटेन अमेरिका के इस चाल के बाद रूस ने परमाणु युद्ध अभ्यास करने का फैसला लिया। इसलिए 3 अक्टूबर को रूसी क्षेत्र के सागरों से लेकर रूस की जमीन तक रूस की स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर फोर्सेस यानी परमाणु त्रिमूर्ति पूरी शक्ति के साथ युद्धाभ्यास शुरू कर देगी। राष्ट्रपति पुतिन खुद इस युद्धाभ्यास की निगरानी करेंगे। जितने भी रशियंस बॉम्बर्स हैं जो कि TU सीरीज के बॉम्बर्स हैं, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर कैन दे कैन कैरी ह्यूज क्वांटिटी ऑफ न्यूक्लियर वेपन। उनके सबमरीन्स हैं जो आर्टिक रीजन में हैं, आर्टिक में हैं और अटलांटिक ओशंस के अंदर में वो पूरे के पूरे वो स्ट्रेटेजिकली डिप्लॉयड हैं। सवाल है, आखिर इस वॉर एक्सरसाइज का मकसद क्या है? विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो परमाणु एक्सरसाइज का एक ही उद्देश्य है, अमेरिका और नाटो देशों पर हमले की प्रैक्टिस। तो अब उसके बरखिलाफ जिस तरह से अमेरिका ने भी किया, अलास्का में देखिए उसके 3 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स दिखाई दिए हैं। खास करके जो उसकी B1 सीरीज के बॉम्बर्स हैं वो वहाँ पर उड़ान भर रहे हैं। उसने अपने न्यूक्लियर सबमरीन्स को भी भेज रखा है अलास्का में, जो आर्टिक सी के अंदर में। तो एक फ्लैश पॉइंट हो सकता है अमेरिका और रशिया। अमेरिका इसको अवॉइड करना चाहता है। रूस के परमाणु युद्धाभ्यास के और भी कई मकसद हैं। रूस को लगता है कि नाटो देश कभी भी उसके साथ धोखा कर सकते हैं। यूक्रेन की जमीन का इस्तेमाल कर उसके खिलाफ एक बड़ा हमला कर सकते हैं।
इसीलिए रूस अपना टारगेट पहले से ही सेट रखना चाहता है और अपने नागरिकों को बचाने के प्लान पर भी काम कर रहा है। युद्धाभ्यास के दौरान न्यूक्लियर सिमुलेशन यानी न्यूक्लियर हमले वाले हालात तैयार किए जाएंगे। हमले के वक्त नागरिकों की सुरक्षा के उपाय खोजे जाएंगे। पुतिन सावधानी से कदम बढ़ा रहे हैं। रूस को डर है कि परमाणु हमले में उसका 70% क्षेत्र प्रभावित होगा, यानी 70% हिस्से पर न्यूक्लियर खतरा है। उसके 70% लोग रेडिएशन की जद में हैं और लाइफ सेविंग फैसिलिटी न्यूक्लियर हमले में नष्ट हो चुकी है। ये खतरा अमेरिका और नाटो देशों के परमाणु हथियारों से है। इन देशों पर परमाणु हमले करने का अभ्यास किया जाएगा। रूस जल, थल और नभ तीनों मोर्चों पर तैयारी में जुटा हुआ है। ब्लैक सी में रूस के युद्धपोत जिरकान हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले की अभ्यास किया जाएगा। इन मिसाइलों में टैक्टिकल परमाणु हथियार लोड कर अभ्यास की तैयारी होगी। बाल्टिक सागर में रूस की सबमरीन परमाणु पोसाइडन के साथ तैनात रहेगी। यहाँ दुश्मन के तटीय इलाकों में अंडर वाटर प्रहार करने का अभ्यास होगा। आर्कटिक सागर में रूस की सबमरीन तैनात होगी। यहाँ से सबमरीन से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें फायर की जाएंगी। इन मिसाइलों से समंदर से सतह पर हमला करने की एक्सरसाइज की जाएगी। रूस के TU न्यूक्लियर बॉम्बर आकाश से परमाणु मिसाइलें बरसाने का अभ्यास करेंगे। रूस की एरोस्पेस मिसाइल फोर्सेस 10 न्यूक्लियर वॉरहेड यानी सरमत मिसाइल से लंबी दूरी के हमले का अभ्यास करेगी। सरमत के साथ साथ 10 न्यूक्लियर वॉरहेड यानी यार्स मिसाइल भी परमाणु एक्सरसाइज में शामिल होगी। ये पहली बार हो रहा है कि रूस इतने बड़े पैमाने पर इस न्यूक्लियर बैकड्रॉप में ये एक्सरसाइज कर रहा है। इसका पूरा मकसद ये है कि अगर रूस के ऊपर अमरीकियों का न्यूक्लियर हमला होता है तो तकरीबन 70% आबादी, 70% सादो सामान खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ऐसी स्थिति में अपने आप को कैसे संभाला जाए और अपने आप को कैसे मजबूत रखते हुए दुश्मन पर प्रहार किया जाए। हर किस्म का युद्धाभ्यास जरूरी होता है और कोई हर्ज नहीं अगर आप परमाणु हमले के खिलाफ भी अपना अगर एक युद्ध अभ्यास करें कि हम कितने चौकन्ने हैं, हम कितने तैयार हैं अपने आप को बचाने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। एक तरह से रूस हर हथियार को चेक कर लेना चाहता है ताकि जरूरत पड़ने पर नाटो की हरकत का जवाब दे सके और परमाणु हमले के दौरान अपने नागरिकों की सुरक्षा कर सके। अब सवाल है कि बाल्टिक सागर, आर्कटिक सागर में जब रूस परमाणु हथियारों के साथ अभ्यास करेगा तो क्या होगा? क्या अमेरिका कोई विरोध करेगा या सब कुछ सामान्य रहेगा? ये सवाल इसीलिए क्योंकि बाल्टिक सागर और आर्कटिक सागर में युद्धाभ्यास के दौरान टकराव की स्थिति बनने की आशंका है। रूस यूक्रेन युद्ध ने पहले ही दुनिया को दो फाड़ में कर दिया है। रूस के साथ चीन, अजरबैजान, नॉर्थ कोरिया, ईरान, आर्मेनिया और कजाकिस्तान जैसे देश हैं, तो यूक्रेन के साथ अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, तुर्की और कनाडा जैसे देश। ये लड़ाई आन बान और शान की हो चुकी है। खुद को ताकतवर दिखाने की होड़ मची है और इसी रेस की वजह से लाखों लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिका का दावा है कि यूक्रेन ने युद्ध में 1,20,000 रूसी सैनिकों को मार दिया है, जबकि 1,70,000 के करीब रूसी सैनिक घायल हैं। उसी तरह रूसी हमले में 70,000 यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने का दावा है, जबकि 1 लाख से ज्यादा सैनिक घायल हैं। यही नहीं, दोनों देशों के बीच चल रही जंग में वैश्विक अर्थव्यवस्था को करीब $3 ट्रिलियन से ज्यादा के नुकसान का आकलन है। एक छोटे से युद्ध में लाखों लोग मारे गए हैं। अगर परमाणु युद्ध हुआ तो क्या होगा, इसकी कल्पना आसानी से की जा सकती है। इसमें कुछ बातें, पहली बात तो देखिए, परमाणु हथियार इस्तेमाल करना कोई आसान काम नहीं है। कोई ये हल्का सा निर्णय नहीं है कि सरकार ने लिया, चलिए जी
युद्ध चल रहा है परमाणु हथियार इस्तेमाल कर देते हैं। परमाणु हथियार जो हैं वो एक डिटरेंट हैं। परमाणु हथियार नहीं तो आज रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस, यूके और भारत के बीच इतने परमाणु हथियार हैं और पाकिस्तान इतने परमाणु हथियार हैं कि हम पूरे दुनिया को कई बार तहस नहस कर सकते हैं। रूस को भी इस बात का डर है कि अगर अमेरिका ने परमाणु हमला कर दिया तो रूस की 70% आबादी प्रभावित होगी। अमेरिका भी जानता है कि पलटवार में पुतिन की सेना नाटो देशों को नुकसान पहुंचा सकती है। चीन भी इस मौके को भुनाने की कोशिश करेगा, फिर तीसरे विश्व युद्ध को रोक पाना मुश्किल होगा। दिमित्री मेदवेदेव को आपने सुना होगा, बार बार वो कहते हैं, और वो डिप्टी चेयरमैन हैं उनके सिक्योरिटी काउंसिल के, कि रशिया के एग्जिस्टेंस के यदि कहीं पर भी खतरा दिखता है तो उनके रियलिटी, जो एग्जिस्टेंशियल रियलिटी है, उसके ऊपर यदि कुठाराघात या आघात होता है या उनको ऐसा लगता है कि ये हो सकता है, तो वो हेजिटेट नहीं करेंगे न्यूक्लियर चीज़ों को यूज़ करने के लिए। इसके लिए रशिया के पास में क्या दो ऑप्शंस हैं, क्या वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ करेगा या वो अपने ऑल आउट में जाएगा। यूक्रेन जंग के चलते रूस ने अपना रक्षा खर्च करीब दोगुना कर लिया है। रूस ने 2023 के लिए करीब 4,47,000 करोड़ का रक्षा बजट तय किया था, जिसे बाद में बढ़ाकर 8,28,000 करोड़ कर दिया गया। ये भारत के डिफेंस बजट से करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए ज्यादा है। यूक्रेन से युद्ध शुरू होने के बाद 1 महीने में ही साल भर के लिए हथियार तैयार कर लिया और उसी रणनीति के तहत भारी भरकम बजट खर्च कर परमाणु युद्ध अभ्यास की तैयारी की है। रूस का परमाणु युद्ध अभ्यास 4 दिन तक चलेगा। अमेरिका और रूस के बीच में स्थितियां बहुत गंभीर हैं। यूक्रेन में जिस तरीके से अमेरिका ने मिसाइल्स, टैंक्स और हवाई जहाज देने का काम शुरू किया हुआ है, उससे रूस काफी परेशान है और जैसे दखलंदाजी अमेरिका की और बढ़ती जा रही है, उससे रूस काफी बौखलाया हुआ है। न्यूक्लियर हथियारों का यूक्रेन के अंदर भी इस्तेमाल करने की कई बार अटकलें लगती रही हैं, लेकिन अब इस लेवल पर अगर युद्ध अभ्यास हो रहा है तो आप ये मान के चलिए कि रूस और अमेरिका के बीच में तनातनी एक बहुत हाई लेवल तक पहुंच गई है, जो एक खतरे की घंटी साबित होगी। रूस के इस फैसले से व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन की सीधी जंग के आसार बढ़ गए हैं। वॉर एक्सरसाइज के दौरान रूस और अमेरिका की सबमरीन आमने सामने आ सकती हैं, इसीलिए रूसी प्रशांत बेड़े को इमरजेंसी के लिए हाई अलर्ट पर रखा गया है। रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने कहा है कि युद्धाभ्यास का लक्ष्य आक्रामकता का जवाब देने के लिए रूस के सशस्त्र बलों की क्षमता का परीक्षण करना है। शोइगु ने साफ साफ ये भी बताया कि मिसाइल टेस्ट के साथ अभ्यास में प्रशांत बेड़े की हवाई यूनिट के अलावा परमाणु बम ले जाने वाले बम वर्षक भी शामिल होंगे। रूस सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल भी टेस्ट करेगा। लंबी दूरी की ऑपरेशनल बैलिस्टिक मिसाइल R-36 है, जो करीब 16,000 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। इसके बाद स्टिल, टोपोल M और टोपोल जैसी मिसाइलें हैं, जो करीब 11,000 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती हैं। राष्ट्रपति पुतिन क्यों कर रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से पश्चिमी दुनिया ने यूक्रेन का साथ दिया है इस युद्ध में, वो परमाणु हथियार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल से राष्ट्रपति पुतिन भी जानते हैं कि कोई नहीं इस्तेमाल करेगा, पर अपने देश में अगर उनको ये हिस्टेरिया क्रिएट करना है कि देखिए ये लोग हमारे ऊपर परमाणु हमला हो सकता है, कितने खतरनाक हैं, तभी लोग मानेंगे कि हाँ बड़ा खतरा है हमारे को और हमारे राष्ट्रपति बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं जो युद्ध कर रहे हैं औरों के ऊपर और हमको सुरक्षित रख रहे हैं। रूस पहले भी परमाणु मिसाइलों के साथ युद्धाभ्यास कर चुका है। परमाणु क्षमता को दिखाने के लिए साइबेरिया में मोबाइल लॉन्चर्स तैनात किए थे। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस अभ्यास के तहत साइबेरिया के 3 क्षेत्रों में यार्स मोबाइल मिसाइल लॉन्चर्स की गतिविधियों को अंजाम दिया गया। यार्स एक परमाणु हथियार ले जाने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है।
जिसकी मारक क्षमता करीब 11,000 किलोमीटर तक है। इस मिसाइल को रूस की रीढ़ कहा जाता है। अब सवाल है कि अगर परमाणु युद्ध होगा तो नतीजे क्या होंगे? इसका जवाब आप इन आंकड़ों से समझिए। रूस के पास 5,977 और अमेरिका के पास 5,428 परमाणु हथियार हैं। आंकड़ों के मुताबिक रूस पहले स्थान पर और अमेरिका दूसरे स्थान पर है, लेकिन जब नाटो शामिल हो जाएगा तो स्थिति बदल जाएगी। नाटो के पास कुल 5,943 परमाणु हथियार हैं। अगर युद्ध हुआ तो रूस को भारी नुकसान होगा, लेकिन अगर चीन अपने 410 परमाणु हथियारों के साथ रूस के पक्ष में आ गया तो महाविनाश को कोई रोक नहीं पाएगा। आपको पता ही है कि यूरोप में 5 कंट्री हैं, टर्की से लेकर जर्मनी है, जिसमें आपका इटली है, नीदरलैंड है, बेल्जियम है और जर्मनी में वो टर्की में करीब 50 उसने डिप्लॉय कर रखे हैं टेक्निकल, इटली में 40 के आसपास है और जो नीदरलैंड के अंदर में 20 हैं और बेल्जियम में वो 20 टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं और जर्मनी के अंदर में 20 टेक्टिकल। अभी पोलैंड ये कहता है कि हम वहाँ पर भी आप डिप्लॉय कीजिए। अमेरिका इसके लिए हेजिटेट कर रहा है। SIPRI की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर के देशों में बिगड़ते अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के चलते परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ी है। दुनिया भर में करीब 12,512 परमाणु हथियार हैं। इनमें से 86 न्यूक्लियर वेपन इसी साल तैयार हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कुल परमाणु हथियारों में 9,576 संभावित इस्तेमाल के लिए तैयार हैं। चीन ने इस साल 60 परमाणु हथियार बनाए हैं तो रूस ने 12, जबकि अमेरिका ने एक भी नहीं। थिंक टैंक के मुताबिक अमेरिका और रूस ने करीब 2,000 परमाणु हथियारों को हाई अलर्ट यानी तुरंत इस्तेमाल के लिए रखा है, यानी ये हथियार मिसाइलों में फिट हैं। विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक परमाणु हमले से पहले रूस में तैयारियों के कई चरण पूरे भी हो चुके हैं। रूस ने एटम बम से हमले की तैयारी कर ली है, सिर्फ पुतिन के ऑर्डर का इंतजार है। अब सवाल है कि क्या सिर्फ रूस ही परमाणु हथियारों के साथ युद्धाभ्यास करने की तैयारी में है या दुनिया के और देश भी इसी होड़ में शामिल है? एक रिपोर्ट में इन सवालों का जवाब आया है। रूस ही नहीं, अमेरिका और चीन यानी कि 3 देशों में न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट पर हलचल तेज हो गई है। न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट को एक्टिव कर दिया है। यही नहीं, परमाणु हथियारों से लैस इन तीनों देशों के परमाणु परीक्षण साइट का लगातार विस्तार हो रहा है। सैटेलाइट से जो खुफिया तस्वीरें सामने आई हैं, उसने अमेरिका, रूस और चीन के परमाणु प्लान से पर्दा उठा दिया है। सबसे पहले इन 3 तस्वीरों को गौर से देखिए। पहली तस्वीर चीन के लोप नूर न्यूक्लियर टेस्ट साइट की है। दूसरी तस्वीर है रूस के नोवाया जेमलिया न्यूक्लियर टेस्ट साइट की और तीसरी तस्वीर अमेरिका के नेवादा न्यूक्लियर टेस्ट साइट की है। अमेरिका की एक न्यूज एजेंसी ने सैटेलाइट इमेजरी की रिपोर्ट में खुलासा किया है कि अमेरिका, रूस और चीन गुपचुप तरीके से अपने परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ा रहे हैं। शिनजियांग प्रांत में बने चीन के न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट को गौर से देखिए। साफ दिखेगा कि कैसे चीन ने हाल के सालों में अपने परमाणु परीक्षण स्थलों पर नई सुविधाएं तैयार की हैं, नई सुरंगें खोदी हैं, एटम बॉम्ब के स्टोरेज के लिए नई साइट बनाई है। रूस अपने न्यूक्लियर साइट को आर्कटिक ओशियन से ऑपरेट करता है। वहां भी देखा जा सकता है कि कैसे रूस ने अपने परमाणु साइट के पास नई फैसिलिटी तैयार कर ली है। नेवादा न्यूक्लियर टेस्ट साइट पर साफ साफ कंपैरिजन कर दिखाया गया है कि 5 साल से अमेरिका कैसे अपने परमाणु जखीरे में बढ़ोतरी कर रहा है। जिस रेगिस्तान में साल 2018 में कुछ नहीं दिख रहा था, वहां इस साल तक परमाणु परीक्षण के लिए क्या क्या व्यवस्था कर ली गई है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की इस साल की रिपोर्ट में न्यूक्लियर वॉरहेड इन्वेंटरीज यानी परमाणु हथियारों के बारे में अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि रूस के पास कुल 5,889 परमाणु हथियार हैं, तो अमेरिका के पास 5,244। चीन इन दोनों से जरा पीछे है, उसके पास 410 परमाणु हथियार हैं।
हालांकि इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन ने खतरनाक तरीके से अपने न्यूक्लियर वॉरहेड इन्वेंटरीज में इजाफा किया है। 2020 में चीन के पास 350 न्यूक्लियर वॉरहेड इन्वेंटरीज थी, लेकिन 3 साल के अंदर उसने 60 वॉरहेड बढ़ा लिए और न्यूक्लियर वॉरहेड इन्वेंटरीज की संख्या 410 तक पहुंचा ली। रिपोर्ट में रूस को न्यूक्लियर वॉरहेड बढ़ाने के मामले में चीन से भी आगे दिखाया गया है। 2020 में रूस के पास 4310 न्यूक्लियर वॉरहेड इन्वेंटरीज थी। 3 साल के भीतर रूस ने 179 एक्टिव वॉरहेड बढ़ा लिए हैं और न्यूक्लियर वॉरहेड इन्वेंटरीज की संख्या 4489 तक पहुंचा दी है। लेकिन फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की इस रिपोर्ट में अपने आप को पाक साफ और दूध का धुला बताया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका न्यूक्लियर वॉरहेड को बढ़ाने की बजाय उसमें कमी कर दी है, या ये कहें कि एटम बम्स को नष्ट कर दिया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2020 में अमेरिका के पास 3750 न्यूक्लियर वॉरहेड इन्वेंटरीज थी। 3 साल के अंदर अमेरिका ने 42 एटम बम नष्ट कर दिए और अब 2023 में उसके पास 3708 न्यूक्लियर वॉरहेड इन्वेंटरीज एक्टिव है। दुनिया में अगर फिर से न्यूक्लियर टेस्ट का दौर शुरू होगा तो ये एक तबाही की आहट होगी, क्योंकि जंग विध्वंस का दूसरा नाम है। 1945 में जब जापान पर परमाणु बम गिराए गए थे तो खुद अमेरिका ने भी नहीं सोचा था कि ये जंग लाखों जिंदगियां खत्म कर देगी। कोई नहीं जानता था कि ये विध्वंस मानव सभ्यता के माथे पर ऐसा कलंक लगाएगा जिसे साफ करते करते सदी बदल जाएगी। और चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे जामताड़ा 2.0 की। जब भी बात साइबर क्राइम की आती है, जामताड़ा का नाम चर्चा में आ जाता है। लेकिन देश में होने वाले साइबर क्राइम के हर एक केस के तार जामताड़ा से जुड़े हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अब जो रिपोर्ट सामने आई है वो चौंका देने वाली है। इस लिस्ट में जामताड़ा का नाम 5वें नंबर पर है। पहले और दूसरे नंबर पर जिन शहरों और जिलों के नाम हैं वो चौंका देने वाले हैं। दूसरे लफ्जों में अगर कहा जाए तो साइबर क्रिमिनल्स ने नए शहरों को अपना ठिकाना बना लिया है। आपका बैंक अकाउंट खाली करने के लिए देश भर में 10 सेंटर तैयार कर लिए हैं, जहां से साइबर क्राइम के 80% मामलों को अंजाम दिया जा रहा है। हेलो सर, आपको ये कॉल आपके कार्ड से संबंधित किया जा रहा है। सर बताना चाहूंगी कि आपके खाते को 50,000 की लॉटरी लगी है। सर आपका एटीएम कार्ड एक्सपायरी होने वाला है सर। न फोन आया न बात हुई, बैंक अकाउंट से पैसे गायब। 6 बार पैसा मेरा बैंक से निकासी कर ली गई, जबकि मेरे साथ ना कोई टॉकिंग वगैरह साइबर वाले का कभी कुछ नहीं हुआ। मैंने हमको कोई जानकारी नहीं, जबकि मेरा खाता से पैसा 10,000 से नीचे 52,000 रुपया निकासी कर दी। ओटीपी शेयर किया नहीं, आधार नंबर दिया नहीं, पैसे कट गए। मैंने कहीं ओटीपी शेयर नहीं किया, कहीं आधार नंबर, कहीं कुछ नहीं दिया। रात में ट्रांजैक्शन हुआ है, ना कोई कहीं फिंगरप्रिंट लगाया, ना किसी लिंक पर क्लिक किया, ना ही कोई मैसेज मिला और पैसे रफू चक्कर। ना कोई लिंक आया था, ना कोई लिंक में जाके हम उसको ये किए थे, क्लिक किए थे। लोन के लिए बात की, प्रोसेसिंग फीस के नाम पर चेक लिया और अकाउंट हो गया साफ। 95,000 को मिटा दिए, 200 रुपया को मिटा करके 95,500 कर दिए और टाटा कैपिटल की जगह में अमित कुमार सिंह डाल दिए और बैंक में जा कर के वो कैश कर लिए वो पैसा 95,500 रुपया। यानी क्रेडिट कार्ड का झांसा, ओटीपी भेजकर केवाईसी वाला खेल। फ्रॉड का ये तरीका पुराना हो गया। आपको ठगने के लिए साइबर ठगों ने अपना तरीका बदल दिया है और लोकेशन भी। जामताड़ा की नई लोकेशन। अब तक आप यही जानते हैं कि झारखंड का जामताड़ा साइबर ठग का बेस है। यहीं से ये ठग लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि साइबर ठगों ने अब अपना ठिकाना बदल दिया है। साइबर ठगी से अलर्ट कराने वाला कोई सेमिनार हो या वेबिनार, उसमें यही बताया जाता है कि कैसे साइबर आरोपी ओटीपी, आधार लिंक, फर्जी कॉल के माध्यम से लोगों को फंसाता है। लाखों की लॉटरी, केवाईसी अपडेट, लोन या फिर क्रेडिट कार्ड के नाम पर आपका बैंक अकाउंट साफ कर देते हैं। लेकिन साइबर चोर अब नए तौर तरीके अपना रहे हैं जिनके बारे में आपको जानकारी तक नहीं है।
साइबर ठगों ने सिर्फ अपने तौर तरीके ही नहीं बदले हैं, बल्कि उन राज्यों और शहरों को अपना नया ठिकाना भी बना लिया है जिनके बारे में शायद ही आपने सोचा होगा। अब तक साइबर ठग झारखंड के जामताड़ा में बैठकर लालच देकर कॉल या फिर मैसेज के जरिए दिल्ली एनसीआर और दूसरे शहरों में मौजूद लोगों को फंसाया करते थे, लेकिन अब ये साइबर ठग दिल्ली एनसीआर के बेहद करीब आ गए, आसपास के शहरों को अपना बेस बना रहे हैं। पिछले 1 साल में सामने आए साइबर ठगी मामलों की पड़ताल के बाद आईआईटी कानपुर के फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन की रिपोर्ट बेहद चौंकाने वाली है, क्योंकि देश में हो रही साइबर ठगी के कुल मामलों में से 80% केस 10 शहरों या फिर जिलों में अंजाम दिए जा रहे हैं। इस लिस्ट में जामताड़ा 5वें नंबर पर है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर राजस्थान के भरतपुर का नाम है। देश में हो रहे साइबर क्राइम के 18% केस भरतपुर से जुड़े हैं। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश के मथुरा का नाम है। मथुरा से करीब 12% साइबर क्राइम को अंजाम दिया जा रहा है। तीसरे नंबर पर हरियाणा का नूह जिला है। नूह से साइबर क्राइम के 11% केस के तार जुड़े हैं। चौथे नंबर पर है झारखंड का देवघर। यहां से 10% मामलों को अंजाम दिया जा रहा है। फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन की रिपोर्ट सामने आने के बाद अब इन जिलों की पुलिस सतर्क है। लोगों को भी सावधान रहने को कहा जा रहा है। लगातार ऐसे मामलों में अभियोग पंजीकृत करके अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा रही है, साथ ही साथ जुडिशियल एक्ट की कार्रवाई करके किया जा रहा है। आजकल बहुत सारे टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे आप कुछ दिनों के लिए बच सकते हैं, इस सदा के लिए कोई भी साइबर क्रिमिनल बच नहीं सकता। इसलिए सभी जो नवयुवक इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, चकाचौंध की ओर, इससे दूर रहें। पुलिस सतर्क है, आपको भी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि खतरा कहीं ज्यादा बड़ा है। हर दिन बदलती तकनीक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बढ़ते दायरे के बीच फ्रॉड का खतरा आपके और करीब आ गया है। आपकी मोबाइल स्क्रीन या फिर डेस्कटॉप स्क्रीन के उस पार बैठे साइबर ठग अब पुलिस को भी निशाना बना रहे हैं। मामला मुरादाबाद पुलिस लाइन का है, जहां की पुलिस अकादमी में प्रशिक्षण ले रही ट्रेनी पुलिस अफसर साइबर ठगी का शिकार हो गई, वो भी कुरियर के नाम पर। कुरियर आया नहीं, फोन किया तो कंपनी के नाम पर किसी ने लिंक भेजकर क्लिक करने को कहा। यूपीआई के जरिए 2 रुपए मांगे। जैसे ही पैसे कटे तो ट्रेनी अफसर के 2 अकाउंट से करीब 2 लाख रुपए साफ हो गए। जेल से उनके पास में कोई मैसेज आया था और फिर उसके बाद में उनकी यूपीआई आईडी के माध्यम से ये जो ट्रांजैक्शन है ये हुआ, उसी में उनके 2 अकाउंट से इसमें पैसा कटा है। सोचिए, अगर पुलिस साइबर क्राइम का शिकार हो रही है तो आम लोग क्या करेंगे, वो भी तब जबकि आपको ठीक से ये तक पता नहीं कि आपको किस किस तरीके से ठगी के जाल में फंसाया जा सकता है। तो बीते वर्षों में साइबर क्राइम के मामले तेजी से बढ़े हैं। अगर 2018 से 2020 तक एनसीआरबी के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2018 में साइबर क्राइम के 21,796 केस दर्ज हुए हैं, तो वहीं 2020 में यह आंकड़ा 50,000 को पार कर गया। मतलब 2018 से 2020 के बीच साइबर क्राइम का ग्राफ दोगुनी स्पीड से बढ़ा और 2020 से अब तक जो ये आंकड़ा है ये ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पुलिस ने रोकथाम करने की कोशिश नहीं की है, लेकिन जब तक पुलिस साइबर क्रिमिनल्स के तौर तरीकों को समझती है, साइबर क्रिमिनल्स लोगों को जाल में फंसाने का एक नया तरीका ढूंढ लेते हैं। व्हाट्सएप पर फ्रेंडशिप कॉल या फिर चैटिंग आपको बर्बाद कर सकती है। फेसबुक पर वीडियो चैटिंग ब्लैकमेलिंग के दलदल में धकेल सकती है। व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे कोई कनेक्ट करता है आपके साथ, वीडियो चैट, वीडियो कॉल आता है और आपने वीडियो कॉल उठाया और वो आपकी वीडियो बना लेता है और वीडियो बनाने के बाद वो आपसे पैसे मांगता है। इंस्टेंट लोन के लिए मोबाइल पर फिनटेक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना आपको भारी पड़ सकता है। जब ये लोन एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल की तो इंस्टॉल करते समय वो आपसे अलाउ पूछता है कि मतलब आपको पिक्चर्स की परमिशन अलाउ करनी है, आपको कॉन्टैक्ट्स की परमिशन अलाउ करनी है, या फिर आपको आपके एसडी कार्ड या स्टोरेज की परमिशन अलाउ करनी है। जैसे ही आपने अलाउ किया ये सारा डेटा उन कंपनीज के सर्वर्स पर पहुंच जाता है और
आपके उस डेटा को यूज कर कर वो आपको पब्लिकली शेम करते हैं। मतलब आपकी फोटो वहां से उठाएंगे, आपके फोन से आपकी प्राइवेट फोटोज उठा लेते हैं, उन फोटोज को मॉर्फ कर देते हैं, मॉर्फ करने के बाद वो फोटो आगे आपके फ्रेंड्स को भेज देते हैं। अब आप शायद समझ पा रहे होंगे, साइबर ठगी का कोई एक तय पैटर्न नहीं है। कभी एक मिस्ड कॉल आती है और अकाउंट का पैसा साफ। कई बार QR कोड के बहाने छोटी रकम भेजते हैं, बड़ी रकम के लिए आप जैसे ही स्कैन करते हैं तो खाते से पैसे गायब। ऑनलाइन फूड डिलीवरी के नाम पर भी ठगी के कई मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें फूड ऑर्डर कैंसिल करने के नाम पर ही अकाउंट खाली हो जाता है। व्हाट्सएप पर फ्रेंडशिप के नाम पर हाय हेलो वाला मैसेज भी आपके खून पसीने की कमाई साफ कर देता है। कई बार आपके मोबाइल में इस्तेमाल होने वाले सिम को क्लोन किया जाता है। आपके इंस्टाग्राम और फेसबुक से आपसे पैसे मांगने की कोशिश की जाती है, फिर आपके व्हाट्सएप से कनेक्ट करता है, फिर इनफैक्ट आपके पास कॉल आता है यूट्यूब से कि ये मैं यूट्यूब का मैनेजर बोल रहा हूँ और आपकी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होने आई है। तो ऐसे क्राइम्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। कई बार बैंकिंग में भी ऐसा बहुत तेजी से देखा जा रहा है कि आजकल फोन्स पे लोग एनीडेस्क जैसी एप्लीकेशन या टीम व्यूअर जैसी एप्लीकेशंस को डलवाते हैं और एक APK भेज देते हैं, वो APK इंस्टॉल करवाते हैं, आपके फोन को कंट्रोल कर लेते हैं, आपके फोन के OTP जो है वो अपने पास फॉरवर्ड करा लेते हैं। तो ऐसे अलग अलग तरह से साइबर क्राइम्स हो रहे हैं। वो चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मसलन फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर लोन एप्लीकेशन, स्पैम कॉल, ये वो तमाम तरीके हैं जिनके जरिए साइबर क्रिमिनल लोगों को निशाना बनाते हैं। लॉटरी, लोन का लालच देकर, सेक्सुअल ऑफर या फिर कुरियर जैसी सर्विस के नाम पर उन्हें अपने जाल में फंसाते हैं। कई केसेस को देखते हैं जिसमें आपको एक चारा बना करके किसी प्रकार की सूचना देता है या आपके लोन के माध्यम से देगा या एक पैनिक कॉल करेगा कि आपका अकाउंट बंद हो जाएगा या आपके पेंशन बंद हो जाएंगे। तो इन चीज़ों का वो एक माध्यम बनाता है लोगों को अपने जाल में फंसाने का। जो भी साइबर अपराध कर्मी है, इसमें मूल चीज़ है वो उसका इलेक्ट्रिक डिवाइस। जब तक वो इलेक्ट्रिक डिवाइस यूज नहीं करेगा तब तक साइबर क्राइम नहीं हो पाएगा। एक आंकड़े के मुताबिक हर साल 6% की दर से साइबर क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है। ऐसे में सवाल है, आखिर पुलिस साइबर क्रिमिनल पर लगाम क्यों नहीं लगा पा रही और नौजवानों का एक बड़ा वर्ग साइबर क्राइम की ओर क्यों आकर्षित हो रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट है, लड़कियां पढ़ लिख कर तैयार हो गए हैं पर उनको एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं पा रहा है। वो इसी फील्ड में ज़रा सी ट्रेनिंग लेकर और लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। जो जनधन अकाउंट्स हैं और लोगों के सिम कार्ड्स हैं उनको किराए पर लेकर और ये ठगी की जा रही है। सिर्फ साइबर क्राइम ही नहीं, साइबर क्राइम के जो विभिन्न आयाम हैं, सिर्फ क्रेडिट कार्ड फ्रॉड नहीं, सिर्फ OTP फ्रॉड नहीं, बल्कि सेक्सटॉर्शन और इस तरीके के लेकर के स्टॉकिंग, पोर्नोग्राफिक मटेरियल का शेयर करना, ये तमाम चीज़ें ऐसी आ गई हैं जिसकी की बुनियाद के ऊपर इसने एक भयावह स्थिति आज उत्पन्न कर ली है। यानी साइबर क्राइम के बढ़ते ग्राफ के पीछे बेरोजगारी बड़ी वजह है, लेकिन इजी मनी यानी आसानी से पैसा कमाने की मंशा भी कहीं ज्यादा जिम्मेदार है। एक सवाल ये भी है कि साइबर क्राइम पर नकेल कसने के लिए कानूनी तौर पर क्या कदम उठाए जा सकते हैं और क्या साइबर कानून को कड़ा किए जाने की जरूरत है? ऐसे केसेस में अगर इसमें थोड़ा सा सज़ा बढ़ा दी जाए और कुछ ऑफेंसेस जो IT एक्ट के हैं जो बेलेबल हैं अभी, उनको नॉन बेलेबल कर दिया जाए और उसमें बेल होने का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा सख्त कर दिया जाए, तो जो आदमी इस केस में पकड़े जाते हैं उनकी जमानत जल्दी से ना हो, ऐसा कोई प्रावधान होना चाहिए ताकि जो आदमी दूसरा कोई क्राइम करने वाली सोच भी रहा हो तो उसको ये मालूम हो कि पहले आदमी ने किसी ने कोई क्राइम किया था, वो पकड़ा गया, वो अभी तक भी जेल में है, वो छूटा नहीं है। साफ है कि कानून का अपना दायरा है, वहीं पुलिस साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए लगातार कदम उठा रही है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा आपको सजग और सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि डिजिटल युग में सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। और अब बात द ग्रेट रिफ्यूजी संकट की। लंबे खूनी संघर्ष के बाद नगोर्नो काराबाख पर अजरबैजान का कब्जा हो चुका है। गोलाबारी और खूनी संघर्ष कमोबेश खत्म हो चुका है, लेकिन इसके साथ ही नया संकट खड़ा हो गया है। अजरबैजान के कब्जे के बाद इस इलाके में रह रहे लोग अपने घर खाली कर आर्मेनिया का रुख कर रहे हैं। ये संख्या 1 लाख के आंकड़े को भी पार कर चुकी है।
ये किसी ट्रैफिक जाम की नहीं बल्कि 21वीं सदी के सबसे बड़े पलायन की तस्वीर है, जो अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच युद्ध के नतीजे के रूप में सामने आई है। करीब 30 साल के लंबे संघर्ष के बाद नागोर्नो काराबाख पर अब अजरबैजान का कब्जा है। युद्ध की डरा देने वाली आवाजें शांत पड़ चुकी हैं, लेकिन पलायन की तस्वीर इंसानियत को रुला देने वाली है। करीब 30 साल तक नागोर्नो काराबाख में अलगाववादियों की राजधानी स्टेपनकर्ट शहर खाली हो चुका है। कुर्सियां यहां बिखरी पड़ी हैं। अजरबैजान के सैनिक घरों की तलाशी ले रहे हैं, लेकिन इस पहाड़ी इलाके में बसे इन घरों में कोई नहीं। अजरबैजान के कब्जे के साथ ही यहां बसने वाले लोग अपने घर खाली कर चुके हैं। नागोर्नो काराबाख में अजरबैजान के कब्जे के बाद से पलायन का सिलसिला जारी है। यहां रहने वाले लोग अपना घर छोड़कर आर्मेनिया जा रहे हैं।